नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और आज की इस वीडियो में जो हम यहाँ पर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं, ये स्टेट का एग्जाम हुआ था पहले, तो उसमें जो है यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि एक बार जो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं उसके दोबारा भी आने की संभावना रहती है। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक के जितने भी वीडियो सभी का देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे जोड़ दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप जो टेलीग्राम ग्रुप पर जा सकते हैं, या आप जो हमारे चैनल संस्कृत अड्डा नाम से सर्च करके भी हमारे जो चैनल है उस पर पहुंच सकते हैं। तो वहां पर जो आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। और वीडियो शुरू करने से पहले आप जो सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको जो है वीडियो का नोटिफिकेशन जो है नहीं मिलेगा। तो जब सब्सक्राइब करेंगे तो साथ में घंटे वाला आइकन है उसे जोड़ दबाइएगा। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है, तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पर ये बन जाता है कि जीन पियाजे कौन सी अवस्था है? संज्ञानात्मक अवस्था। तो इसके अनुसार यहाँ पर जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल जाना जाता है, तो इनमें से किसे संबंधित है? पूर्व प्रत्यात्मक काल। तो इसमें हमारा यहाँ पर सी आंसर रहेगा ऑप्शन 3, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। तो ये जो जीन पियाजे हैं, इन्होंने बालकों के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करने के लिए 4 अवस्था वाला एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। और इस सिद्धांत की दूसरी अवस्था है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से लेकर 7 साल तक की अवधि तक होती है। और पूर्व प्रत्यात्मक काल के नाम से इसे जाना जाता है। तो पूर्व प्रत्यात्मक काल ये कहा जाएगा यहाँ पर पूर्व सक्रियात्मक अवस्था को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, एक व्यक्ति के जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का अभिप्रेरक है? तो ये प्रेरक माना गया है यहाँ पर आंतरिक अभिप्रेरक, नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा। तो ये आंतरिक जो अभिप्रेरक है इसके लक्षण हैं। इस प्रकार के अभिप्रेरक प्रबल मनोवैज्ञानिक दशाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है हम में से कुछ जो लंबे हैं तथा कुछ जो छोटे हैं, कुछ जो गोरे हैं तथा कुछ जो काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं कुछ कमज़ोर हैं। इस कथन से किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? तो ये कथन किस जो है स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? तो ये माना गया है यहाँ पर व्यक्तिक भिन्नता के सिद्धांत पर। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर होना एक सार्वभौमिक घटना माना गया है, और यह अंतर शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक कार्य, गति संबंधी क्षमता, बुद्धि लब्धि के आधार पर होता है, जिसे व्यक्तिगत भिन्नता कहा गया है। तो सभी के जो शरीर है उसका आकार, खान पान सब कुछ जो है अलग होता है, तो व्यक्तिगत भिन्नता यहाँ पर माना गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर समपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं। तो यहाँ पर जो समपुष्ट कार्यक्रम है इसका संबंध रहेगा ऑप्शन 2 से, प्रतिभाशाली बालकों के लिए। तो जिन बालकों की वृद्धि सामान्य बालकों से ज़्यादा होती है, अधिक होती है, उन्हें प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है, और इन बालकों के लिए समपुष्ट कार्यक्रम चलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर जो गलत कथन है ये माना गया है ऑप्शन 4 को, कम बुद्धि व ज्ञान। तो चिंतन प्रतिभाओं, प्रतीकों, संप्रत्यों, नियमों एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों का जोड़ तोड़ है, और चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में ज्ञान, अनुभव, अभिप्रेरणा, स्वतंत्रता व लचीलेपन की भूमिका अहम मानी गई है। तो इसमें ये जो चौथा जो ऑप्शन है ये इसमें गलत माना गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पर जो गलत कथन है ये इनमें कौन सा है। इसमें जो गलत माना गया है ये रहेगा ऑप्शन 4 कि इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद और मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती हैं। तो ये जो है यहाँ पर इसमें नहीं है। वंशानुक्रम से जो तात्पर्य है ये शारीरिक और मानसिक गुणों के संचरण से है जो माता पिता से प्राप्त होते हैं। वंशानुक्रम है जैसे आपके जीन जो है जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, जैसे कुछ गुण जो आपके बाबा दादा जो उनसे आपको मिले हैं, कुछ आपके पिता से मिले हैं। तो इस तरीके से जो है कुछ गुण जो है ये आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते रहते हैं। जैसे आपके परिवार में अगर आपके पिताजी लंबे हैं तो आगे बच्चे भी लंबे होने की पूरी संभावना रहेगी, या अगर माता पिता जो छोटे कद के हैं तो उनके बच्चे भी छोटे कद के हो सकते हैं, या तो किसी के परिवार में अगर कोई काला है तो आगे बच्चे भी उसके कलर पर हो सकते हैं। तो यही वंशानुक्रम यहाँ पर कहा गया है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन रचनात्मक आंकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है। तो यह माना गया है यहाँ पर दिया गया कार्य दत्त कार्य। रचनात्मक आंकलन जो है इससे यहाँ पर तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके द्वारा बच्चों की अधिगम की गुणवत्ता का विस्तार किया जा सके। अवधि परीक्षा, मौखिक प्रश्न व खेल इसके प्रमुख उपकरण यहाँ पर माने गए हैं। तो ये ऑप्शन 1 यहाँ पर इसमें सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर विज्ञान में मूल्यांकन से, विज्ञान में मूल्यांकन को माना गया है। तो इसमें रहेगा ये ऑप्शन 3 कि सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। तो ये रहेगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बुद्धि समावेश करती है। तो बुद्धि में किसका समावेश होता है। बुद्धि मानी गई है अभिसारी चिंतन का। वृद्धि जो होती है ये अभिसारी चिंतन का समावेश करती है और इस चिंतन के अंदर व्यक्ति किसी दिए गए तथ्यों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग जेपी गिलफोर्ड ने किया था। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दुर्बलीकरण किस में बाधा है। दुर्बल होना, कमजोर। तो दुर्बलीकरण यहाँ पर बाधा माना गया है ये कार्यात्मक स्तर पर। शिक्षा शास्त्र जो है इसमें दुर्बलीकरण की बाधा को कार्यात्मक स्तर पर महसूस किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है इसकी अवस्थाओं का क्रम इनमें से कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी आने की संभावना इसकी पूरी रहेगी क्योंकि बहुत साल इसको एग्जाम में आए हुए हो गए हैं। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम, तो इसमें माना गया है ये ऑप्शन 2 को संवेदनात्मक गामक काल, उसके बाद है ये पूर्व सक्रियात्मक काल, और ये जो यहाँ पर संवेदनात्मक काल जो आया है इसकी कई बार अगर एग्जाम में अवस्था आ जाए तो इसको माना गया है 0 से 2 साल की। उसके बाद है यहाँ पर पूर्व सक्रियात्मक काल, और पूर्व सक्रियात्मक काल की जो आयु मानी गई है ये मानी गई है 2 से लेकर 7 साल तक की। उसके बाद आता है यहाँ पर मूर्त सक्रियात्मक काल। मूर्त सक्रियात्मक काल की जो आयु मानी गई है ये मानी गई है 7 से लेकर 12 वर्ष तक की, कहीं कहीं पर आपको 11 भी देखने को मिलेगा। और चौथा जो नंबर है ये है औपचारिक सक्रियात्मक काल का, और इसकी आयु मानी गई है 12 साल से ऊपर की। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनका ये क्रम माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में यहाँ पर जो गलत माना गया है ये माना गया है ऑप्शन 3 को कि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास होता है। एक जो समावेशी विद्यालय क्या होता है, एक समावेशी विद्यालय वह है जिसमें समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में समाविष्ट कर उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। अर्थात वहाँ पर सभी चाहे कोई गरीब है, अमीर है, तेज है या कमज़ोर है, तो सभी के बच्चे उसमें पढ़ते हैं।
तो शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं जहां उसमें समानता की भावना व धनात्मक आत्मसम्मान का विकास करने के साथ उसमें नैतिक आचरण को उठाया जाता है। तो यहाँ पर इसमें जो है ये ऑप्शन 3 जो गलत रहेगा। समानता की भावना का विकास होता है समावेशित विद्यालय में, धनात्मक आत्मसम्मान का विकास होता है और विशेष बालकों के नैतिक आचरण का भी जो है इसमें उठाया जाता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर गलत इसमें माना गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर चिंतन अनिवार्य रूप से इनमें से एक क्या है। तो चिंतन को माना गया है यहाँ पर मनोगतिक प्रक्रिया जो किसी इच्छा के कारण पैदा होती है और इच्छा को संतुष्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत ये इनमें से किसके द्वारा दिया गया था। तो मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत ये दिया गया था यहाँ पर कर्ट लेविन के द्वारा। और मनोविज्ञान का जो एक क्षेत्रवादी सिद्धांत है ये कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया था और इस सिद्धांत में मनुष्य और उसके सीखने की प्रक्रिया को निरपेक्ष न मानकर सापेक्ष माना जाता है और साथ ही अनुभव के स्थान पर व्यवहार को अधिक बल दिया जाता है। तो इसमें ये मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत का संबंध जो है कर्ट लेविन से रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पद संवेगात्मक क्रांति ये किस अवस्था से जुड़ा हुआ है। तो पद संवेगात्मक क्रांति का संबंध, इसका संबंध माना गया है यहाँ पर किशोर अवस्था से। अवस्थाएं जो 4 मानी गई है, शैशव, बाल्य, किशोर और युवा। शैशव अवस्था जो है 0 से 5 की, बाल्य 6 से 12, युवा 12 से 18 और उसके बाद जो है प्रौढ़ावस्था ये 18 से ऊपर की जितनी भी है। वैसे जो है यहाँ पर ये सभी जो मनोवैज्ञानिक है उनके अनुसार अलग अलग जवाब मानी गई है। अब यहाँ पर जो पद संवेगात्मक क्रांति है किस अवस्था से जुड़ी हुई है। तो इसका संबंध किशोर अवस्था से है। और स्टैनफोर्ड बिने जो है मापदंड के द्वारा प्रतिपादित प्रतिमानों के अनुसार संवेगात्मक क्रांति का संबंध किशोर अवस्था से जुड़ा हुआ है। और 14 से 18 अवस्था के बच्चों को किशोर यहाँ पर इनके द्वारा माना गया है। तो मनोवैज्ञानिक जो है उन्होंने अपने अपने अनुसार जो है यहाँ पर अवस्थाओं का यह आयुक्रम माना है। नेक्स्ट है किसने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत, इसमें जो हमारा सी आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन 2 हार्वर्ड गार्डनर। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था और उनका विचार था कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुकारकीय होता है और अब तक बुद्धि के 9 प्रकारकों की खोज हो चुकी है। नेक्स्ट है निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इसमें है कहानी कथन को। जो आपने देखा होगा कि अगर आप किसी को स्टोरी जो सुनाते हो या कोई बच्चे फिल्म वगैरह या नाटक देखते हैं तो उसकी कहानी अगर अगले दिन भी उनसे पूछी जाए तो वैसी की वैसी जो बता देते हैं। तो इसी कारण से यहाँ पर कहानी कथन के माध्यम से भी पढ़ाना जो उत्तम बताया गया है या प्रोजेक्टर जो होता है उसके माध्यम से। तो यहाँ पर कहानी कथन जो है इसे यहाँ पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो छोटी कक्षाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर युवा अधिगमकर्ताओं में निम्न में से कौन पढ़ने में कठिनाई का घोतक नहीं है। तो इनमें से कौन सा पढ़ने में कठिनाई का एक घोतक नहीं है। तो इसमें माना गया है ये ऑप्शन 2 को, पठन गति व प्रवाह में कठिनाई। युवा अधिगमकर्ताओं में पठन गति व प्रवाह पढ़ने में कठिनाई का एक घोतक नहीं है। अक्षर व शब्द विज्ञान विचारों को समझने में कठिनाई और स्पेलिंग निरंतरता में कठिनाई पढ़ाई में कठिनाई का घोतक है। तो इसमें जो है 2 यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था भी कहा जाता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके भी आगे आने की संभावना रहेगी। तो सुनहरी अवस्था या तेज तूफान की अवस्था भी कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कौन सी अवस्था को ये कहा गया है। तो इसमें कहा गया है ये बाल्यावस्था को, सॉरी हाँ बाल्यावस्था को। इसमें जो बच्चे की पढ़ने की गति तेज होती है। नेक्स्ट है वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है। तो यह है शिक्षक केंद्रित।
सहयोगात्मक स्थिति को या सीमा में आमने सामने सहयोगात्मक स्थिति को सीमा में आमने सामने अंत्यक्रिया व्यक्तिगत जवाबदेही एक कार्य के जोड़ को शामिल किया जाता है और शिक्षक केंद्रित इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर सृजनात्मकता। सृजनात्मकता के बारे में इनमें से गलत है एक, तो इनमें से गलत कौन सा है? इसमें माना गया है ये ऑप्शन 1 को। सृजनात्मकता तथा बुद्धि सदैव ये साथ साथ चलते हैं। तो लचीलापन, सार्वभौमिक प्रत्ययता एवं अहम का समावेशन सृजनात्मकता के विशिष्ट लक्षण हैं और सृजनात्मकता तथा बुद्धि सदैव साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया इनमें से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एक सिद्धांत के रूप में निर्मितवाद। तो इसमें रहेगा ये ऑप्शन 2। एक सिद्धांत के रूप में निर्मितवाद अधिगमकर्ताओं की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है। निर्मितवाद की पृष्ठभूमि समज्ञानात्मक मनोविज्ञान तथा मस्तिष्क आधारित शोध का अधिगम पर प्रभाव है और निर्मितवाद का केंद्रीय भाव यह है कि मानव अधिगम का निर्माण होता है और व्यक्ति पूर्व ज्ञान के आधार पर अनुभव के द्वारा नवीन ज्ञान का निर्माण करता है। और इस सिद्धांत के रूप में निर्मितवाद अधिगमकर्ता की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है। तो अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है, क्यों? इसमें रहेगा ऑप्शन 1, तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं। किसी कार्य को करने के लिए तैयार रहना तत्परता कहलाती है, परंतु इसका आकलन करना एक शिक्षक के लिए कठिन होता है क्योंकि इसमें सभी तत्व एक साथ या मौजूद नहीं होते हैं, परिपक्व नहीं होते हैं। नेक्स्ट है इरफान खिलौने तोड़ता है और उसके अवयवों को देखने के लिए अलग अलग कर देता है, तो आप क्या करेंगे? तो इसमें माना गया है ऑप्शन 3, उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे और उसकी ऊर्जा को दिशा प्रदान करेंगे। तो बच्चों में या छोटे बच्चे जो होते हैं वो अगर उनको कुछ खेलने के लिए दे दिया जाए तो उसे जाए सारे पुर्जे उनके खोल के रख देते हैं। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि इससे उनके अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसमें अंदर क्या क्या है, तो इस कारण से उसको वो खोल के रख देते हैं। तो बालक के सृजनात्मक विकास हेतु यह आवश्यक है कि उसकी नवीन रचना या उत्पादन की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाए और उसकी ऊर्जा को सही दिशा प्रदान की जाए। उसका दिमाग जो है इस चीज़ में है खोज करने में कि इसमें किस तरीके से बना हुआ है या इसके अंदर क्या क्या है। नेक्स्ट है एक शिक्षण विधि में 2 या अधिक शिक्षक सहयोग पूर्वक विषयों की योजना बनाते हैं, पूरा करते हैं और सदैव विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवर्ती रूप से करते हैं। तो यह विधि कौन सी है? तो इस विधि को कहा गया है टोली शिक्षण। टोली शिक्षण की एक सुव्यवस्थित प्रणाली है जिसमें कई शिक्षक मिलकर विद्यार्थियों के एक समूह को निर्देशन प्रदान करते हैं और साथ ही विद्यार्थियों पर इसमें प्रभाव का मूल्यांकन आवर्ती रूप में करते हैं। तो टोली शिक्षण यहाँ पर इसके माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्न में से संबंधित होता है। तो व्यवहार का संवेगात्मक पहलू, इसका संबंध रहेगा ऑप्शन 2 से, सीखने के भावात्मक पक्ष से। तो व्यवहार का संवेगात्मक पहलू सीखने के भावात्मक रूप से संबंधित है और इसके अंतर्गत व्यक्ति की संवेगात्मक दशा को आसानी से पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट है एक अच्छा विद्यालय कौन सा है? तो उसके क्या लक्षण होते हैं एक अच्छा विद्यालय के? यहाँ पर इसमें माना गया है ऑप्शन 3 को, जो बालक के सामाजिक स्तरीकरण को समझे और कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए। तो वह परिसर जहाँ सामाजिक स्तर को बेहतर समझा जा सके और कला के वातावरण को प्रगतिशील और प्रेरणास्पद बनाया जा सके। तो इस प्रकार का विद्यालय अच्छा विद्यालय की श्रेणी में माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, तो यह तरीका उपयुक्त नहीं है। तो यह है प्रदर्शन के लिए।
कि बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग समूह वार्तालाप, प्रोजेक्ट विधि और प्रश्नोत्तर के लिए लाभदायक होता है। प्रदर्शन के लिए यह उचित उपागम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 1, अधिगम का धनात्मक अंतरण। जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो इस प्रकार के अधिगम का जो अंतरण है इसको धनात्मक अंतरण कहा जाता है। यदि किसी बालक को हिंदी भाषा सीखने से भोजपुरी भाषा सीखने में मदद मिलती है तो इसे धनात्मक अंतरण यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट है, एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण इनमें से कौन सा माना गया है? यहाँ पर माना गया है अच्छा संप्रेषण कौशल का होना। एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है उसका अच्छा संप्रेषण कौशल का होना, क्योंकि उसी से वह कक्षा में बच्चों से स्वस्थ वार्तालाप करता है और प्रशिक्षित शिक्षक में इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।